हाँ भैया, तो स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में जो है चैप्टर 8 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, साथ में ओवरव्यू के ऊपर। चैप्टर 8 क्या है? चैप्टर 8 ये बोलता है कि बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या सोर्स होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली यही पढ़ने को मिलेगा। तो अपनी पुस्तक निकाल लें और हमारे साथ मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस का मतलब, उसका नेचर, इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसके बाद वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, किस किस सोर्स से बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं, सारे की मेरिट्स लिमिटेशंस इस चैप्टर में दिए गए हैं, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो। उसके बाद कुछ कुछ इंटरनेशनल फाइनेंस के सोर्स जो हम बाहर से पैसा मंगवा के अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शेयर से पैसा चाहिए, लोन से पैसा चाहिए, तो इस सब को, इसमें से कोई एक चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आप ये ले लो, नहीं ये मत लो, वो ले लो। तो ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। ये रहा इंट्रोडक्शन। आपकी मर्ज़ी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या मतलब है बिजनेस फाइनेंस का, उसका नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो भाई देख लो, एक नॉर्मल सी बात है, विदाउट फाइनेंस तो बिज़नेस चलने वाला नहीं है। ठीक है, और बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज़ इन द बिजनेस। ठीक है, यानी कि पैसा का ज़रूरत बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, अब वो कहाँ से आएगा ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद आता है, इसे पढ़ लेना आप। इसके बाद आता है फाइनेंशियल नीड्स को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो भाई। दो तरह के नीड्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऐसा पैसा जो हमारे साथ लंबा समय तक रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि ऐसा पैसा जो हमें डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रिक्रूटमेंट भी अलग अलग होगा। दोनों जगह से जो मतलब फिक्स कैपिटल के लिए जो पैसा आएगा वो अलग जगह से लाना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा आएगा वो अलग जगह से लाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है बहुत लंबा चौड़ा, ये रहा। इसको फ़ोन को घुमा लो थोड़ा तो सही से दिख जाएगा। हाँ, अब दिखेगा। चलो भैया, सोर्सेज ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। ठीक है, सबसे पहली बात, पीरियड के बेसिस पर लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड। अब इसमें इतने सारे फंड दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पढ़ना है, इसमें से कुछ कुछ ही आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर का फंड, जो कंपनी का ओनर है, उसके बाद फिर कुछ उधार लिया हुआ पैसा। उसके बाद सोर्सेज के बेसिस पे इंटरनल सोर्सेज से आएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज से आएगा। ठीक है, अब वन बाय वन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक बार ओवरव्यू ले लेना, किस किस सोर्स से क्या क्या फंड, किस किस टाइप का फंड आता है। तो जो इस चैप्टर में दिया है वो लोग हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। वो टेबल में बता दिया जो चार्ट बना हुआ था। इसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इसमें पूछ सकता है आपसे कि शॉर्ट टर्म से कौन कौन सा फंड हम लोग ले सकते हैं, इंटरनल सोर्स से हमें कौन कौन से फंड मिलेंगे, बोरोड फंड में कौन कौन से फंड आते हैं। ऐसा जनरली पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है CBSE का। ऐसा मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट कुछ मार्क नहीं किया। अब यहाँ तक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का बात करते हैं। सबसे पहले रिटेन अर्निंग, वो पैसा जो हमारे पास प्रॉफिट से साइड हटा के बचा है। अब इसका मेरिट्स दिया गया है और डिमेरिट्स दिया गया है। याद रखना भाई, डिमेरिट्स सारा चीज़ का याद कर लेना, डिमेरिट्स को छोड़ना ही नहीं, जैसे कि मैं शुरू फर्स्ट चैप्टर से बता रहा हूँ कि डिमेरिट को छोड़ना ही नहीं। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि अपना जो, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, उससे उधार ले लेते हैं थोड़ा, तो ट्रेड क्रेडिट हो गया। इसका भी मेरिट्स और लिमिटेशंस है। ठीक है,
इसमें आपका ट्रेड क्रेडिट इंपॉर्टेंट में आ जाता है, रिटेन अर्निंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। इसके बाद आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फैक्टरिंग का मतलब होगा कि अगर आप अपना सामान किसी को उधार में बेचे हैं, ठीक है, आप वो आपका डेटर्स है, तो आप क्या करते हैं, उस डेटर्स को किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, उसका नाम है फैक्टर, ठीक है, जो उसके बदले कुछ चार्ज काट के बाकी सारा पैसा दे। सपोज 1000 रुपये का उधार गुड्स हमने बेचा, फैक्टर को 1000 रुपये का डेटर्स को दे दिया कि लो भाई मेरा डेटर्स है, इससे 1000 रुपये मिलेगा 1 महीने के बाद। तो बोलता है ठीक है, 1000 रुपये का 900 रुपये आप ले लो। तो इससे क्या होता है कि हमारा पैसा तुरंत हमको मिल जाता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में मदद हो जाता है। इसके भी मेरिट्स और लिमिटेशंस है, एक एक करके बताएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसके बाद आता है लीज फाइनेंसिंग। कुछ ऐसा एसेट जो हमें लीज़ में ले लिया एक लंबे टाइम के लिए, पर्टिकुलर लीज टर्म के हिसाब से, और स्पेसिफाइड पीरियड्स में हम उसको इंटरेस्ट देंगे या फिर जो भी अमाउंट बनता है वो देंगे, पीरियोडिक पेमेंट। इसके भी मेरिट्स और लिमिटेशंस आते हैं। लीज फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब तक 3 इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट पैसा बोरो किया जाता है इशू करके। इसके लिए मेरिट लिमिटेशन सबके लिमिटेशन तो सबके पढ़ लेना, मेरिट्स पर से मत पढ़ो। अब पब्लिक डिपॉजिट सच मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। इसके बाद आता है कमर्शियल पेपर, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म फंड के लिए हम कमर्शियल पेपर यूज़ करते हैं, जो कि 90 डेज से 364 डेज़ का रहता है, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम, ठीक है। इसके कुछ कुछ फ़ायदे हैं और कुछ कुछ नुकसान, तो नुकसान तो ज़रूर पढ़ लेना, फ़ायदे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। इसका शेयर से इशू करके पैसा मंगाते हैं। अब शेयर बहुत तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हो गया, इक्विटी शेयर का फ़ायदे, प्रेफरेंस शेयर के फ़ायदे, ठीक है। तो इक्विटी प्रेफरेंस में बताऊंगा ना, क्योंकि बेसिक आपको भी याद होगा। इसके बाद हम आ गए डेटर्स, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स से पैसा लेते हैं। डिबेंचर्स क्या होता है पढ़ लेना ये। तो आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, डिबेंचर्स का मतलब। इसके लिमिटेशंस में ये पढ़ लेना, लिमिटेशंस, और ये डिबेंचर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद कमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं, ऐसा मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है इसलिए हटाओ। लिमिटेशन पढ़ लेना, भूलना मत। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं बहुत सारे, जो गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करके रख ले, उससे प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। इसके भी लिमिटेशंस पढ़ लेना, मेरिट्स पढ़ो चाहे मत पढ़ो। इसके बाद आ गए ऐसा, यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ कुछ दिए गए स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको आपके बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा उठा सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक से, कमर्शियल बैंक से पैसा उठा सकते हैं जो इंटरनेशनल ऑपरेट करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक से उठा सकते हैं। अब इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से जो पैसा उठाते हैं ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से हम जीडीआर के बेसिस पे और एडीआर के बेसिस पे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ लेना, भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये एफसीसीबी से पैसा उठाते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इसके बाद आते हैं कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज़ करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये पूछ देगा डायरेक्ट। सबसे पहली बात, कॉस्ट, कितना इंटरेस्ट जा रहा है मेरा। उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन लीगल स्टेटस, आपका लीगल स्टेटस क्या है, तभी आपको पैसा मिलेगा तो नहीं मिलेगा। रिस्क प्रोफाइल, आप उतना रिस्क बियर कर सकते कि नहीं कर सकते। पर्पस एंड टाइम पीरियड, आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं या फिर किस पर्पस के लिए फाइनेंस रेज कर रहे हैं और कितने दिन के अंदर आप वापस करेंगे, ठीक है। उसका कंट्रोल, क्या फाइनेंस लेने से आपका कंट्रोल डाइल्यूट होता है कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता है बिजनेस में, ये सारी चीज़ दिखे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजी, कितना ईजिली से पैसा आ सकता है मेरा। टैक्स बेनिफिट, अगर वो पैसा लिए तो हमको क्या क्या टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, ये सारे चीज़ हमको इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने मार्क करवा दिया। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम तो बोलेंगे कि अगर आपको मीनिंग याद करना है, मीनिंग, तो इस समरी से याद कर लेना। इस वाला चैप्टर में, सिर्फ इस वाला चैप्टर में इस समरी से याद कर लेना कि डिबेंचर क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ लिमिटेशन और मेरिट पढ़ने के लिए वहाँ जाना, बाकी डेफिनेशंस यहाँ से याद कर लेना। इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छा है, इस चैप्टर के लिए, ठीक है, भूलना मत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब बस ख़त्म ही नहीं वाला ये सीरीज़, 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। फिर स्टार्ट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे हो सकता है क्लास 12 का स्टार्ट करें। तो क्लास 12 वाला के साथ भी शेयर करो, 11 वाले के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।